नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल विद्या वाहिनी में। हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का इतिहास का पहला पाठ कब, कैसे और कब, कहाँ और कैसे पढ़ रहे हैं। इसके पहले पाठ में हमने देखा था कि आधुनिक युग के प्रारंभ में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब इसके भाग 2 में हम देखेंगे कि आधुनिक काल में हमारा देश भारत में क्या हो रहा था और यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए। हमने देखा कि यूरोप में औद्योगिकरण हो गया था, नई नई मशीनों का विकास हो गया था और उन्हें इन मशीनों द्वारा बनाए गए चीज़ों को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। उपनिवेशवाद भी यूरोप से समाप्त हो चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब विश्व के अन्य देशों की ओर अग्रसर होने लगे। इन परिवर्तनों का भारत देश पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोपीय हमारे देश में आए और हमारे देश में भी इन परिवर्तनों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। हम सभी जानते हैं कि 18वीं सदी के प्रारंभ में हमारा देश अंग्रेज़ों के आने के पहले छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। ये राजाएं आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। यूरोपियों व्यापार के नाम पर भारत आए और विभिन्न भागों में व्यापार में जुट गए। उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी कि ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो ये इन व्यापारियों में से जो इंग्लैंड के व्यापारी आए थे, वे व्यापार करते करते हमारे देश के शासक बन बैठे। इन लोगों ने स्थानीय नवाबों और राजाओं को हरा दिया और अपना शासन स्थापित कर दिया और 200 साल तक हमारा देश इनका गुलाम बना रहा। अंग्रेजी शासन आने से, क्योंकि अंग्रेज़ भी यहाँ रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने कार्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों का प्रवेश भारत में किया। इससे लोगों में शिक्षा बढ़ी और जागृति भी आई। हम आगे के पाठ में इन सब के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और इसके लिए उन्हें भारत का आर्थिक शोषण किया और अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वे सस्ती कीमतों में यहाँ से सामान खरीदते थे और अपने देश में जो कच्चा माल के लिए उन्हें उपयोग में आई जाने वाली फसल थी, ज़बरन उसकी खेती करवाते थे। नील की खेती के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। और क्योंकि 200 साल तक वो यहाँ रहे, इसलिए हमारे समाज पर भी उनकी मान्यताओं का, उनके पसंद का, रीति रिवाजों का, तौर तरीकों का असर हमारे देश में भी पड़ा है। ये जो चाय आज भारत देश में चलता है, यह सब उन्हीं अंग्रेज़ों का देन था। यह जो पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें एक देश पर किसी दूसरे देश का दबदबा हो जाता है और उस दबदबे के कारण, उस इंटरेक्शन के कारण जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उस समाज में, जिस समाज में पहले इस प्रकार की बातें नहीं थी, तो इस पूरी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं बच्चों? जब एक देश पर किसी दूसरे देश का दबदबा हो और उस दबदबे के कारण उसके समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आए, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं और इस पूरी अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि भारत के इतिहास को हमने अपनी सुविधा अनुसार प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा, परंतु कुछ इतिहासकार इससे हटकर आर्थिक और धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को कालखंडों में बांटने का प्रयास किया। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्री, इतिहासकार
और राजनीतिक तीनों ही था जेम्स मिल। ये जेम्स मिल महोदय ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के तहत भारत की कहानी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा, मगर वो खंड वो नहीं थे जिसे हम पढ़ते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उन्होंने धर्म के आधार पर का इतिहास बनाया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। क्या इस प्रकार का विभाजन सही हो सकता है? वे लोग अपने आप को भारतीयों से ज़्यादा चतुर और ज़्यादा सभ्य मानते थे। उनका मानना था, जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत ही पीछे है और अंग्रेज़ों को आने के पहले यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का तानाशाह चलता था। इनका कहना था कि वे तो अंग्रेज़ यहाँ आ गए कि इन लोगों का कल्याण हो गया। अंग्रेज़ भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे और उन्होंने भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बनाया, सभ्य बनाया, ऐसा उन्हें लगता है। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। उन्हें लगता है कि अगर अंग्रेज़ यहाँ नहीं आते तो भारत के लोग अभी भी वैसे ही असभ्य और लड़ते झगड़ते रहते, परंतु यह सही नहीं है। हमारा देश तो सोने की चिड़िया थी। उन लोगों ने अपने लाभ के लिए हमारे देश का दोहन किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को ही श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। क्योंकि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे, इसलिए उन्होंने अपने नज़रिए से, अंग्रेज़ों के नज़रिए से भारत को देखा। इस तरह का विभाजन सही प्रतीत नहीं होता है। वे भारतीयों के लिए हिंदू और मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अपने लिए ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं, ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद वे अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय अभी तक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में नहीं बंधे हैं, जबकि ब्रिटिश में राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह विभाजन हम लोगों के लिए सही प्रतीत नहीं होता है और हम लोग जाति धर्म के आधार पर इस प्रकार का विभाजन नहीं कर सकते हैं। आगे है इतिहास को जानिए। हम अपने इतिहास को कैसे जानते हैं? हम तो वर्तमान में जीते हैं, लेकिन आज से 200 साल, 400 साल, 10,000 साल पहले क्या हुआ, इसको हम कैसे जान पाते हैं? इसको जानने के लिए इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोत का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने 6वीं में और 7वीं में भी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल और मध्यकाल में भी जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसके पहले पार्ट में ही हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोत बहुत ही अलग थे, क्योंकि उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम शिलालेख, औजारों, हथियारों और आभूषणों के माध्यम से उस समय के बारे में जानकारी हासिल करते थे। मध्यकाल में भी शिलालेख थे, मगर लिपि का विकास हो जाने से पांडुलिपि के माध्यम से भी हमें कुछ जानकारी मिलती थी। अब आधुनिक युग में स्रोतों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है नई नई तकनीकों, नई नई मशीनरीज का विकास होना, छापाखाना, कैमरा, अखबारों का प्रकाशन। इन सब से हमारे पास आज के युग के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, जिससे हम इसके बारे में जानकारी भविष्य में, आज से 100 साल, 1000 साल बाद जो विद्यार्थी आएंगे, जो भी लोग धरती पर आएंगे, उनके लिए हम आज के इतिहास को रख सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि आधुनिक युग में क्या क्या किन तरीकों से हम आधुनिक युग के इतिहास को हम पढ़ सकते हैं।
तो इसमें पहला है अभिलेखागार। पहला क्या है? अभिलेखागार। अब हर जिले में एक अभिलेखागार होता है जहां उस जिले के हर महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। हर विभाग का अपना अपना एक अभिलेखागार होता है जिसमें सरकारी योजनाओं का, कर संबंधी दस्तावेजों का, पुलिस सीआईडी रिपोर्ट, राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों का, इन सभी चीज़ों का डिटेल अभिलेखागारों में अब रखा रहता है। और आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम है। इसके अलावा हर महत्वपूर्ण दफ्तर, तहसील का दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर का दफ्तर, इन सभी के पास रिकॉर्ड रूम है और इसमें 100 साल और जब तक वो चलता आ रहा है वो सबका डिटेल वहाँ रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है पुस्तकालय। पुस्तकालयों में भी पुराने अखबार, पत्र, डायरियाँ, निजी दस्तावेज यह सब सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अलावा महान व्यक्ति की जीवनी और आत्मकथा। व्यक्ति की जीवनी का अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जीवनी यदि किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आत्मकथा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यह सब चीज़ें आपको पुस्तकालयों में मिल जाएंगी और इससे हमें उस समय की, जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है, वहाँ का राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है। पुस्तकालयों में नेहरू स्मारक पुस्तकालय है, दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेहरू स्मारक पुस्तकालय। और हमारे राज्य बिहार में पटना में स्थित है सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय और बिहार राज्य अभिलेखागार। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अब रिकॉर्ड रूम और पुस्तकालयों में किन सभी वस्तुओं और सामग्रियों को रखा जाता है ताकि कई साल बाद भी लोग इन्हें जान सकें और पढ़ सकें। आज अब तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार, स्मृति, इन सबों का भी रिकॉर्ड रखा जाना लगा है। तीसरा है मानचित्र। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार किया जाने लगा। हम लोगों ने मानचित्र के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। 19वीं सदी की शुरुआत में बड़े बड़े सर्वेक्षण होने लगे। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल, इसके अलावा वनस्पति का सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन सब का सर्वे किया जाता था। और ये सारे सर्वेक्षण आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। तो यह तीसरा पॉइंट हुआ मानचित्र का। आगे है जनगणना। 19वीं सदी के आखिरी तक 1871 ईस्वी से जनगणना भी प्रारंभ हो गया। हर 10 साल पर जनगणना की जाने लगी। इसमें अब लोगों की संख्या, उनके जाति, धर्म, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर, इन सब के बारे में हर 10 साल पर जनगणना कराकर उसके रिकॉर्ड को लिखा जाने लगा। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना 1871 ईस्वी में हुई और अभी से पहले 2011 में जनगणना हुई। 2021 की जनगणना भी होनी थी मगर अभी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अभी तक नहीं हो पाई है। ये तो हमने पढ़े लिखे आदमियों के बारे में जाना कि जो पुस्तकालयों में जाकर
इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। परंतु एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक आदिवासी, एक किसान, एक फुटपाथ क्या सोचता है, क्या अनुभव करता था, यह तो किसी किताब में नहीं छपती, तो हम इसके बारे में कैसे जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए हम उस समय के कवियों, उपन्यासकारों की रचनाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली पुस्तकें, यात्रियों के स्मरण, इन चीज़ों को भी एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारा अगला पॉइंट हुआ, कवि और उपन्यासकारों की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की किताबों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। आपकी पुस्तकों में मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियाँ छपती हैं जो समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाने में बहुत मदद करती हैं। इनकी रचनाएं गबन, गोदान, कफन एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र करती हैं। कुछ लोग कहानियों के आधार पर फिल्में भी बना देते हैं और हम मनोरंजन के माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, आज से 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हो गया। भारत में इसका प्रयोग 1850 के आसपास शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। इसके पहले के किसी भी मुगल बादशाह का चित्र उपलब्ध नहीं है। फोटो के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अभी तक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाना है। ये फोटोज़ और ये प्रिंट मीडिया से अब बहुत चीज़ें जानकारी मिलती हैं। आगे है समाचार पत्र। समाचार पत्र से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए, यह एक पत्र है जो 4 अप्रैल 1930 का है। इसमें लिखा है, पंडित जवाहरलाल इन बिहार। पंडित जवाहरलाल 3000 men assemble at छपरा to hear him। मतलब 4 अप्रैल 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार आए थे। इस पेपर कटिंग से हम यह भी जान गए कि पहले बिहार की स्पेलिंग BEHAR थी। बिहार प्रिपेयर्स फॉर स्ट्रगल। भारत देश जब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो क्या क्या गतिविधियां हुई जो पेपर्स में छपते थे, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। सत्याग्रह इन बिहार, जब आए थे गांधी जी भारत में सत्याग्रह करने, उस समय का ये पेपर कटिंग है। इसको पढ़ करके हम उस समय की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। बिहार में सत्याग्रह पूरे उबाल पर था। 11 चौकीदार और 1 दफादार ने अंग्रेजी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। यह इस पेपर में छपा है। यह देखिए, महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला। यह है नमक सत्याग्रह के समय का पेपर कटिंग। इसको पढ़ कर के हम समझ सकते हैं कि उस समय की क्या स्थितियां रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी हमें अतीत को जानने में मदद करता है। बिहार सत्याग्रह समाचार 11 मई 1930 सारण में छपा था। ताड़ी इस साल न बनने पावेगी, सैनिक की भर्ती। माने इस प्रकार जो पेपर्स में जो छपते हैं वह इतिहास का काम करती है। यह एक पत्र है जो गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम साबरमती से 2 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के ठीक पहले अपने वायसराय को लिखी थी। निवेदन है कि इससे पहले मैं सविनय कानून भंग शुरू करने से पहले मैं जोखिम उठाने के लिए इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूँ। वह उन्होंने सीधी सीधी यह बात कही कि यदि आप मेरे पत्र पर एक्शन नहीं लेते, नमक कानून में कुछ फेरबदल नहीं करते,
तो मैं अपने लोगों के साथ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूँगा, अपने साथियों को ले जाकर नमक संबंधी कानून को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों की दृष्टि से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम होता है। तो इस प्रकार गांधी जी ने जो भी पत्र लिखे वह सबकी कॉपी रखी हुई है, जो हमें इतिहास को जानने में मदद करता है। समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे देश में काफ़ी परिवर्तन होता है। स्थान का नाम, भौगोलिक सीमा, जीवन शैली। हम तो देखते हैं कि अक्सर ही लोग एक नए राज्य की मांग करने लगते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, यह सभी सम्मिलित हैं। म्यांमार, श्रीलंका भी 1937 तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान दो भागों में बट गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में चले गए और पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बन गया। 20वीं शताब्दी में बिहार और उड़ीसा भी बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत में बना दिया गया। 1912 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार अलग हुआ था। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार का निचले हिस्सा हटाकर उसे झारखंड बना दिया गया। इन सभी चीज़ों का मानचित्र है और इसलिए हम इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से हम अपने देश के, हम अपने राज्य के इतिहास को समझ सकते हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें निरंतर एक वीडियोस प्रतिदिन आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।